वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर के रंजीता स्टेडियम परिसर में स्थित फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब में खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला और पैकेजिंग केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस भवन को डीएमएफ फंड से 22.72 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है और यहां पर स्थापित कई मशीनों की लागत लगभग 34 लाख रुपए है। यह प्रदेश की पहली उच्च स्तरीय लैब है जिसमें विभिन्न उत्पादों के रॉ मटेरियल को प्रसंस्कृत कर उन्हें विक्रय के लिए सी मार्ट में भेजा जाएगा। इससे समूहों को सुनिश्चित आमदनी भी प्राप्त होगी और अभी तक विभिन्न उत्पादों का सी मार्ट के जरिए विक्रय किया जा रहा था। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जशपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शुभारंभ किया। स्कूल परिसर को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में सन 1932 में निर्मित ये स्कूल अपना वैभव खो रहा था और जर्जर हो रहा था, लेकिन आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद स्कूल अपने पुराने वैभव पर लौट रहा है। दरअसल आपको बताएं कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर को स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर 955 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ इन बच्चों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्कूल निरीक्षण के बाद ये भी कहा कि ये प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर स्कूलों में से एक है। उन्होंने यहाँ की अधोसंरचना और सुविधाओं की सराहना करते हुए ये कहा कि अब यहाँ पर बास्केटबॉल मैदान, स्विमिंग पूल, सुसज्जित लैब समेत सभी सुविधाएं मौजूद हैं। तो उच्चतर माध्यमिक स्कूल का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। 955 छात्र छात्राएं यहां पर अध्ययन करते हैं और खास बात ये कि तमाम सुविधाओं से लैस है। यहां पर खेलकूद से लेकर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें भी छात्र छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने इन बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्कूल का शुभारंभ किया, निरीक्षण भी किया। यहाँ पर 955 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही इस स्कूल को किस तरीके से जो जर्जर भवन हो चुका था उसको आत्मानंद आध्यात्मिक स्कूल में तब्दील किया गया, उसके बारे में जिक्र यहां पर भूपेश बघेल सीएम करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी पात्र युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दरअसल आपको बताएं कि जशपुर बगीचा प्रखंड की एक पहाड़ी कोरबा युवती संजू पहाड़िया ने सार्वजनिक संवाद के दौरान सीएम से काम की मांग की थी। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ये घोषणा की। दरअसल संजू ने मुख्यमंत्री को ये बताया कि उन्होंने जूलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस पास किया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हासिल किया है, लेकिन वो अभी तक बेरोजगार हैं। इसके जवाब में सीएम बघेल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके और समुदाय के अन्य योग्य उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि छत्तीसगढ़ में कुल 7 आदिवासी समुदाय विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में अबू झमाड़िया, कमर, बैगा, बिरहोर और पहाड़ी कोरबा समेत 5 आदिवासी समुदायों को दर्जा दिया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने पंडो और भुंजिया जनजातियों को सूची में शामिल किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने ये कहा कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इन समुदायों के कुल 9,623 योग्य युवाओं को राज्य में रोजगार कार्यालयों में नामांकित किया गया है और उन सभी को नौकरी मिलेगी।
अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कोड़ागांव जिले के दाहीकोंगा गांव में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान मोहन मरकाम ने ये कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने देश के युवाओं से 2014 में ये कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी सरकार युवाओं के साथ छल करते हुए अग्निपथ योजना के तहत सेना में महज 4 साल तक के लिए ही नौकरी देने की बात कह रही है, जबकि 4 साल बाद ये युवा फिर से बेरोजगार होंगे। और वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में 27 जून को सत्याग्रह किया। इसी क्रम में रायगढ़ में भी कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ने गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। आपको ये भी बताएं कि योजना को लेकर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि ये योजना युवाओं को छलने का एक जरिया है। 4 साल की नौकरी देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते विधायक ने ये मांग की है कि सेना में स्थायी भर्ती हो और केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले। विधायक ने यह भी कहा कि कांग्रेस तब तक योजना का विरोध करती रहेगी जब तक केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं ले लेती। अग्निपथ योजना के विरोध में बिलासपुर में भी कांग्रेसियों ने सत्याग्रह धरना आंदोलन किया और साथ ही केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। बिलासपुर में शहर विधायक और शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने नेहरू चौक में सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं ने मंच से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देने वाली योजना है। केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहती है और इस दौरान शहर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और अब खबर बिलासपुर से आपको बताएं, जहां पर 4 ब्लॉक के कृषक मित्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इसी दौरान कृषक मित्र संघ बिलासपुर के बैनर तले बड़ी संख्या में जिले के अलग अलग ग्राम पंचायत से कृषक मित्र पहुंचे, जिन्होंने शासक और प्रशासन और साथ ही कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल आपको बताएं कि कृषक मित्रों को किसानों की खेती में मदद करने और उन्हें सलाह के लिए हर महीने 1000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, लेकिन मामूली रकम के भुगतान के लिए भी इनको भटकना पड़ रहा है। मौजूदा हालात ये हैं कि केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अफसर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। कृषि मित्रों ने यह भी बताया कि कोरोना काल में भी उन्होंने जिले के किसानों को खेती की जानकारियां दी थी। इस दौरान कई कृषि मित्रों की मौत कोरोना की वजह से भी हुई, जिनके परिवार को भी विभाग से कोई राहत राशि नहीं दी गई है और अब 30 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। बिलासपुर एडीएम ने कृषि मित्रों से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। सभी चारों ब्लॉक से कृषक मित्र आए हैं। कृषक मित्र 2011-12 से हम लोगों की पंचायत स्तर पर 2 पंचायत पे एक कृषक मित्र की नियुक्ति हुई थी। शुरुआती दौर में 300 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था। बीच के वर्षों में 500 रुपये किया गया। अभी कुछ वर्षों से 1000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा था। अचानक 2 वर्ष पहले सन 2019 तक का मिला है और 20, 21 और अभी 6 महीना हो गया 22 का हमको मानदेय नहीं दिया गया है। उसी की मांग लेकर हमारे कृषक मित्र सभी एकत्रित होकर आक्रोशित होकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवा संकल्प संगठन ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल आपको बताएं कि शहर में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे कि आम लोगों को परेशानी होती है। बिजली की समस्या को लेकर युवा संकल्प संगठन ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्य अभियंता और विद्युत मंडल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसी दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। युवा संकल्प संगठन का ये सीधा आरोप है कि रायगढ़ शहर के कई वार्डों में रीडर बिजली रीडिंग करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उपभोक्ता को बिजली का बिल नहीं मिल पा रहा है। संगठन का ये आरोप है कि बिजली विभाग 4 से 5 महीनों से ना तो रीडिंग लेने पहुंचा और ना ही बिल दिया है और अब अचानक बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को 40 से 50 हजार तक का बिजली बिल भेजा है। युवा संकल्प संगठन का ये कहना है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो युवा संकल्प संगठन उग्र आंदोलन भी करेगा। बिजली बिल के बारे में भी उन्होंने बात कहा है कि रीडिंग नहीं हो रही है
और कुछ शिकायतें, तो जिसका हम लोग सामान्यतः क्या होता है, जब बिजली बिल आता है और उसमें कोई शिकायत होती है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत जब दर्ज कराते हैं तो हम उसका निराकरण कराते हैं, डिपार्टमेंट निराकरण करता है। उनमें से एक जनरल बात बोली है कि कुछ क्षेत्रों में रीडिंग नहीं हो रही है, तो उसको भी मैं निर्देशित करूँगा कि वहाँ पे समय समय पर रीडिंग। रायगढ़ एक औद्योगिक नगरी है, लेकिन जिस हिसाब से बिजली विभाग का मनमानी चल रहा है वह रायगढ़ की औद्योगिक नगरी होने पर सवाल या निशान खड़ा करता है। लगातार सिर्फ जोन 2 ही नहीं, रायगढ़ का 40 वार्डों में बिजली बिल की समस्या है। लगातार लोगों का आवेश और गुस्सा फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी दमनात्मक रूप से इन लोग बिजली को काटा जा रहा है और हमारे साथ छल किया जा रहा है। तो आज जनता की आवाज़ और जन सरोकार के विषय में युवा संगठन के द्वारा उपाध्यक्ष सुजीत लहरे जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर बिजली ऑफिस आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। जगदलपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बोधघाट पुलिस ने शहर के नए बस स्टैंड से चोरी हुई बस के मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल चोरी हुई बस को लालागुड़ा के जंगलों से बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल बताया यह भी गया कि चोरी की पूरी प्लानिंग बस कंडक्टर ने ही की थी, पर सिक्योर सिटी के तहत लगे कैमरों ने उसकी पोल खोल दी। बताया ये भी गया कि चोरी की गई बस की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां 23 और 24 जून की दरमियानी रात नया बस स्टैंड क्षेत्र से एक बस की जो है चोरी हुई थी, जिस पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले का जो बस और जो इसका जो संदेही है वो मुतनपाल और लालागुड़ा क्षेत्र में जो है दिखा गया है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर मुतनपाल और लालागुड़ा की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा मुतनपाल में जो है इसकी जो संदेही है रानू मुचाकी, उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। बालोद जिले में जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर परसोदा सेवा सहकारी सोसाइटी में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में मुखिया के नाम से जमीन रहती है और मुखिया ही घर की किसानी करता है और उसे ही खाद बीज लेने के लिए दुकान या बाजार या सोसाइटी जाना पड़ता है। इस क्रम में यहाँ सोहतरा के हमारे बहुत ही अच्छे हमारे परिचित स्वर्गीय बंसीलाल जी, जो 3 दिनों से खाद के लिए घूम रहे थे। ये एक ऐसा मौसम है जिसमें धान के फसल पर खाद का बहुत अच्छा असर होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को 65 साल के, जो कि सीनियर सिटीजन में आता है, किसानों को कोई खाद और बीज की उपलब्धता नहीं है। बालोद के गांव सोहदरा में बंसीलाल जी नामक किसान का परिवार है, जिनकी 65 वर्ष उम्र है और खाद के लिए वो 2 दिन से सोसाइटी के चक्कर काट रहे थे। पहले दिन उन्हें कहा कि थोड़ी देर में मिल जाएगी, रुको। 5-6 घंटा पहले दिन रुके रहे, फिर वापस कर दिया कि नहीं, आज सर्वर डाउन है, नहीं मिलेगा। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक लाइन में खड़े थे। सोसाइटी में कोई अधिकारी, चपरासी, वर्कर भी नहीं है देखने वाला कि किसान किस हालत में 6 घंटा खड़ा है। पीने का पानी नहीं है। ये तो नाम अनाउंस हुआ और देखा गया कि जब जाकर कि वो बेहोश है, वो उठ नहीं पा रहे। हॉस्पिटल में जहां चेक करके डॉक्टर ने बिना किसी तकनीशियन के, बिना किसी मशीन के सपोर्ट के, ये आपातकाल की स्थिति में है और सीरियस है करके दुर्ग रिफर कर दिया। अब शासन सब भ्रष्ट है और नींद में सोए हुए हैं।
और वहीं कोरबा जिले में मानिकपुर चौकी प्रभारी का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल यहां पर 2 बच्चों की फीस जमा कर उन्होंने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। चौकी प्रभारी ललन पटेल ने ऐसे 2 गरीब बच्चों की मदद की जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका था। मां और दोनों बच्चे आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाकर अपना पेट पालते हैं। उनकी मां ने यह भी बताया कि दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में होनहार हैं, लेकिन कोरोना काल में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके चलते वो उनके स्कूल की फीस नहीं भर पाई और इसी वजह से उनकी आगे की पढ़ाई रुक गई। आपको ये भी बताएं कि थाना प्रभारी ललन पटेल ने दोनों गरीब बच्चों का एक नए स्कूल में एडमिशन करा दिया और पुराने स्कूल की भी फीस जमा की। हमारी चौकी के सामने, मानिकपुर चौकी के सामने में एक महिला सावित्री साहू आती थी, जो नगर निगम की ओर से गर्मी के दिनों में बच्चों को पानी पिलाने का काम करती थी। उसके साथ में उसके 2 बच्चे भी आते थे, छोटे छोटे थे दोनों, एक गौरव और दूसरा सरिता। तो ये दोनों बच्चे भी आते थे, तो उनको देख के मैंने उनसे उनके बारे में पढ़ाई के बारे में पूछा, तो बताया कि जहाँ ये पढ़ रहे हैं वर्तमान में अभी वहाँ एग्ज़ाम दिला चुके हैं और सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है उनको, क्योंकि इनके कुछ फीस बकाया है, जमा नहीं कर पाए हैं। कारण पूछने पर पता चला कि इसके पिताजी का अभी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया है, इस कारण से इनके पास आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। कोरबा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज के यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल सिविल जज के यहां जहरीला नाग निकला। बताया ये भी जा रहा है कि जज के घर में शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी चल रही थी कि इसी बीच एक बच्चा खेलते खेलते सांप के पास पहुंच गया, लेकिन बच्चे की मां की नजर सांप पर पड़ गई और बच्चा बच गया। तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद जितेंद्र सारथी ने सांप का रेस्क्यू किया। आपको ये भी कि बारिश अभी ठीक से हुई भी नहीं है और बड़ी मात्रा में सांपों का निकलना भी शुरू हो चुका है। जितेंद्र सारथी ने सभी आम लोगों से निवेदन किया है कि जब भी घर में सांप निकले या फिर सर्पदंश हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उसकी जानकारी दे, ताकि समय पर उनकी टीम वहां पर पहुंचे और लोगों की जान बचाई जा सके। आज हमारे घर में रात्रि के अभी 8 साढ़े 8 लगभग टाइम हो रहा है। इस वक्त हम अपने किचन में केक बना रहे थे, केक की रेसिपी बना रहे थे और आज हमारे मैरिज एनिवर्सरी था और मेरा छोटा एक बच्चा भी है जो अभी 1.5 साल का बच्चा है और वो खेल रहा था, फर्श पे खेलते हैं बच्चे, खेल रहा था और अचानक मैं किचन से बाहर दरवाजे की तरफ निकली तो सामने से वो आता हुआ घर के अंदर घुसा। सरपट एक नाग सांप है, काला कलर का, काफ़ी 5-6 इंच का है उसकी लंबाई। सर, जैसा कि आज कोरबा डिस्ट्रिक्ट के जज हैं शीतल मैम है और जो कि हमारे कोरबा डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज हैं, उनके शाम को एक बड़ा हादसा होता टल गया और जैसा कि आज उनकी एनिवर्सरी थी तो जाहिर सी बात है घर पे एक खुशी का माहौल था और उनका एक छोटा सा ही बच्चा है, 6 से 7 महीने का बच्चा है, वो बच्चा खेल रहा था फर्श पे और अचानक उनके जो स्टाफ है उन्होंने मुझे जानकारी दी क्योंकि घर पे एक। और अब आपको खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के से बताएं, जहां पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर पौड़ी अप्रोड़ा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोंकोन में एक 9 साल की आदिवासी बच्चा 4 साल से अज्ञात बीमारी से जूझ रहा है और इस बच्चे का इलाज कराने के लिए लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पूरी की तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके चलते बच्चे का आगे का इलाज कराने के लिए परिजनों ने शासन से आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।